दुनिया जो अभी तक ईरान के ऊपर तरस खा रही थी और ये समझ रही थी कि ईरान के साथ जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ गलत हुआ है और मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए जो दुनिया यूएस को और इजराइल को जो गुनहगार ठहरा रहा था उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करने में ईरान सफल हो गया है। क्योंकि आज के दिन जो ईरान दुनिया के साथ कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमास ऑलरेडी बहुत टाइम पहले इजराइल के साथ कर चुका है। जैसे कि आपको याद होगा, ईरान के कहने पर इजराइल के बहुत सारे लोगों को हमास ने जैसे 2 साल तक बंधक बना के अपने पास रखा था, वैसा कहीं ना कहीं ईरान आज के दिन दुनिया के साथ कर रहा है, या ये बोल सकते हैं कि दुनिया के ऑयल ट्रेड के साथ कर रहा है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आज के दिन ईरान कब्जा करके बैठा है, जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि ईरान की वजह से दुनिया के लगभग 20% के आसपास दुनिया का पूरा ट्रेड और लगभग 1600 के आसपास शिप्स कहीं ना कहीं इस वजह से एक प्रॉब्लम में फंस गए। और इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कैसे यूएस ने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ब्लॉकेड लगा रखा था ईरान ने, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में सफल हो गया है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या स्टोरी पूरा रहा है, जहां पे आज के दिन ये देखा जा रहा है कि यूएस अपने जो डेस्ट्रॉयर्स भेज के ईरान के जितने सारे पोर्ट्स जो कि उस शिप्स के ऊपर हमला करने का कोशिश किए थे उनको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस को लेकर कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, मतलब अभी जो मिडिल ईस्ट में जो हालत चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक तरफ आपको ये पता चल रहा होगा कि एक तरफ सीज फायर चल रहा है, दूसरी तरफ ये पता चल रहा है कि जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा है, और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा है, इसलिए यूएस भी मतलब आज के दिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको एक तरफ से ब्लॉक करके बैठ गया है। और दूसरी तरफ ये पता चल रहा है कि ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इशू को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक रूट ढूंढने का कोशिश कर रहा है, जो कि कोशिश ही कर रहा है वो तब से, अभी तक तो उसको कोई ना कोई फायदा मिलता हुआ हमको तो नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसके बाद क्या होता है कि जब बातचीत चल रहा है, ये सब कुछ, ये जो पूरा इवेंट्स में आपको समझाया, ये सब चल रहा ही होता है, तो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा मतलब इम्पेशेंट इंसान है। उन्होंने क्या किया, मई 4 के दिन डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मतलब इतना सारा इवेंट चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो गए। क्योंकि मैं आपको मई 4 का घटना बता देता हूं। मई 4 का जो दिन था, मतलब उस टाइम तक लगभग पाकिस्तान का जो मीडिएशन से बातचीत होने का ऑलरेडी 44 आवर्स हो चुका था। मतलब लास्ट 44 आवर्स से यूएस, पाकिस्तान और ईरान इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको लेके बातचीत कर रहे थे, मतलब 44 आवर्स से। तो इस बातचीत के बीच क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से मतलब इंपेशेंट होकर क्या डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट फ्रीडम। और उस प्रोजेक्ट फ्रीडम में क्या होगा, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम में ये डिसाइड करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको कि आज के दिन ईरान ब्लॉक करके बैठा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो शिप्स आज के दिन मतलब गल्फ ऑफ ओमान में जो कि इस पर्शियन गल्फ में जाना चाह रहे हैं वो आज के दिन नहीं जा पा रहे। और उसके साथ साथ क्या हुआ है, जो पर्शियन गल्फ में वॉर से पहले, यानी कि ये लगा लीजिए कि ये जो जितने सारे देश है, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ दुनिया के लगभग 40% के आसपास ऑयल्स इस एरिया में ही मिलता है। तो क्या हुआ, जो शिप्स वॉर से पहले जो इस पर्शियन गल्फ में गए हुए थे वो कहीं ना कहीं इस जगह पे फंसे हुए, और इनका नंबर ऐसा नहीं कि 100-200 शिप्स है, लगभग ये बोला जा रहा है 1600 के आसपास जो शिप्स है वो इस पर्शियन गल्फ में फंसे हुए। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यूएस प्रोजेक्ट फ्रीडम निकाला है, उसके तहत क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड करते हैं जो ईरान के हरकतों की वजह से जो दुनिया का 20% ट्रेड और 1600 के आसपास जो शिप्स अटका हुआ है उसको वो बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उनका ये प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत ये प्लान था कि यूएस का जो डिस्ट्रॉयर है वो क्या करेगा, ये पहले जाएगा ये जो गल्फ ऑफ ओमान है उससे जाएगा पर्शियन गल्फ में, और क्या करेगा, ये जो शिप्स जो इधर अटके हुए उनको एस्कॉर्ट करके इस गल्फ ऑफ ओमान में लेके आएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूएस अपने जो डिस्ट्रॉयर से जो सिक्योरिटी देगा उससे कहीं ना कहीं वो जो शिप्स जो कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करेंगे उनका कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंश्योर हो सकता है। क्योंकि वो जो टैंकर जितने भी आने वाले वो क्या है, वो मतलब वो टैंकर्स में भरा क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसमें मशीनरीज भरे होंगे या उसमें ऐसा नहीं होगा कि ग्रेन्स भरे होंगे, उसमें भरे होंगे ऑयल्स, या ये बोला जा सकता है क्रूड ऑयल्स, जिसमें कि मतलब इतना छोटा सा चिंगारी बहुत होता है उसमें आग लगाने के लिए या पूरा का पूरा शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आते हैं। तो यूएस कहीं ना कहीं ये जो प्लान बनाया था, तो उससे क्या हुआ था कि जैसे कि आपको पता है कि यूएस इस जो पूरे ऑपरेशन में दुनिया के जितने भी देशों को हेल्प मांग चुका था, कोई भी देश उसको हेल्प करने के लिए राजी नहीं हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी उसके एयर बेसेस थे या मिडिल ईस्ट के जितने भी उसके फ्रेंडली कंट्रीज थे, उनका क्या है, जब यूएस उनको भी हेल्प मांग ना, उनको वो एयर स्ट्रिप का हेल्प देते हैं, उनके जो एयर स्पेस है उनको कहीं ना कहीं यूज करने का मौका यूएस को
को दे देते हैं। पर जैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप ये प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब इस एरिया का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। उसको जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को कि वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं और ऐसा कुछ मतलब उसका आउटकम कुछ ऐसा हो सकता है, तो जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान को इस खबर के बारे में पता चलता है, मोहम्मद बिन सलमान तभी के तभी उस स्ट्रेटेजी से बाहर निकल जाते हैं और ये बोलते हैं कि ना सऊदी अरब इस चीज में हेल्प करने वाला है, और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब जो अपने जो एयर बेसेस जो यूज करने देता था यूएस को, वो भी यूज करने नहीं देगा। और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब का जो एयर स्पेस जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप या ये बोल सकते हैं कि यूएस यूज करके ईरान के ऊपर हमला कर पाता था, उसका भी एक्सेस वो यूएस से छीन लेते हैं। जिसके बाद ये खबर बाहर निकल के आता है कि सऊदी अरब फोर्सेस डोनाल्ड ट्रंप टू पॉज प्रोजेक्ट फ्रीडम आफ्टर सस्पेंडिंग यूएस एक्सेस टू बेसेस एंड एयर स्पेसेस, जैसे कि मैं आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, ये खबर था मई 4 का। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मई 4 के 36 घंटे के बाद जब मई 6 का दिन आता है, यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी, जिनको कि हम फॉरेन मिनिस्टर भी मान सकते हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर के इक्वल पोजीशन होता है, मार्को रूबियो, वो बाहर आते हैं और वो दुनिया के सामने ये बोलते हैं कि वो जो ऑपरेशन फ्रीडम है को वो कहीं ना कहीं पॉज कर देते हैं, और जो एपिक फ्यूरी था, जो कि जिस ऑपरेशन के नाम पे यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते थे, उसको कहीं ना कहीं एंड कर दिया है बोल के वो ओपनली आकर दुनिया के सामने स्पीच में बोल देते हैं, इस होप में कि क्या पता अगर ये न्यूज़ बाहर जाता है ईरान के पास, तो ईरान इस चीज को लेके मतलब एंश्योर हो जाएगा कि ईरान के ऊपर अभी उस स्तर का हमला नहीं होगा, जिसके वजह से ईरान आगे कुछ नेगोशिएशन में जल्दी करते हुए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, जो कि नहीं होता है, जो कि मतलब ईरान की तरफ से ये स्टेप्स कुछ आता हुआ यूएस को नजर नहीं आता है। तभी क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो पे आ जाते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के लिए मशहूर है कि वो अनसर्टेनिटी को कभी हैंडल नहीं कर सकते, और अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी अनसर्टेन करने के लिए वो जब राजी होते हैं वो कुछ वैसे ही करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये आता है कि वो किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करके रहेंगे, क्योंकि अभी ये बात ऐसा नहीं था कि एयरफोर्स नेवी या आर्मी से बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप के ईगो पे आ गया था, यूएस के ईगो पे आ गया था। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूएस का जो नेवी है उसको ये बोला जाता है कि वो चाइना से भी बहुत आगे, ये लगा लीजिए कि इंडिया के पास आज के दिन जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है वैसा उससे भी बहुत बड़े कैपेसिटी वाले, लगभग ये लगा लीजिए कि 11 के आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के पास है, जहां हम ये बता सकते हैं कि दुनिया के हर पार्ट में यूएस का एक शिप कभी ना कभी रहता है, और यूएस किसी भी पार्ट से दुनिया के किसी भी देश पर कभी भी हमला कर सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ईगो को हर्ट कर लिया कि ये छोटा सा जो पास है, इतने बड़े नेवी होने के बावजूद इतने छोटे पास को यूएस का नेवी है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, जो कि इतना छोटा देश, जो कि मिलिट्री पावर के हिसाब से ईरान का कोई औकात नहीं है यूएस के सामने, और ये छोटा देश आज के दिन दुनिया के इकोनॉमी को होस्टेज बना के बैठा है, दुनिया के इतने सारे शिप को होस्टेज बना के बैठा है, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप हजम नहीं कर पाते। उसके बाद वो क्या ऑर्डर देते हैं, वो ये ऑर्डर देते हैं कि यूएस की 3 के आसपास जो डिस्ट्रॉयर थे, जो कि स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास घूम रहे थे, उनको ये ऑर्डर दिया गया कि वो गल्फ ऑफ ओमान से इस जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पास करते हुए पर्शियन गल्फ में एंटर करने का कोशिश करें, क्योंकि अभी जो शिप्स है वो यूएस की जो शिप्स है इस गल्फ ऑफ ओमान में अटके हुई, और अगर ये मतलब इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पास करके अगर पर्शियन गल्फ में जाते हैं तभी तो वो बाकी दुनिया की जो शिप्स है उनको एस्कॉर्ट करते हुए इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर लेके आएंगे, नहीं तो कैसे लेके आएंगे। ये लगा लीजिए कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इतना सिंपल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो आइलैंड्स का जो मतलब एक गुच्छा है वो कहीं ना कहीं ये जो यूएस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्दी बन के बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो आईआरजीसी है, जो कि ईरान का जो फोर्स है, वो क्या क्या है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, इनके पहाड़ों में क्या क्या है, बहुत छोटे छोटे बोट, जो कि जाके मतलब ये लगा लीजिए कि फिदाइन बोट्स, जो कि स्पीड बोट्स, जो कि बड़े बड़े यूएस के शिप्स को कभी भी डुबा सकते हैं, जिसको कि यूएस का डर है कि अगर उसका एक भी डिस्ट्रॉयर डूब जाता है या उसका एक भी बड़ा शिप डूब जाता है, ईरान का तो कुछ नहीं जाने वाला, पर यूएस का जो इज्जत है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा आ सकता है, जो कि यूएस नहीं चाहता था। तो यूएस ने क्या किया, ये जो डिस्ट्रॉयर भेजा, ये जो गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ की ओर भेजा, उस टाइम पे क्या किया, ये जो 3 डिस्ट्रॉयर को पास करने के लिए बोला गया, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मतलब जैसे ही ये जो 3 शिप्स पास करने का कोशिश करते हैं तब आईआरजीसी के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो आइलैंड्स देख रहे हैं, ये जो कासिम आइलैंड, बंदर अब्बास, यहाँ से क्या होता है, ये जो शिप्स थे उनके ऊपर भर के ड्रोन्स, भर के मिसाइल्स, भर के वाटू से आर्टिलरी फायर किया जाता है, और उसके साथ साथ ये देखा जाता है 3 डिस्ट्रॉयर पास करने की कोशिश कर रहे थे, इन जो डिस्ट्रॉयर्स थे इनको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया जाता है। पर मैं आपको डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बता देता हूँ, ये जो डिस्ट्रॉयर जो अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छोटे मोटे ये लगा लीजिए कि बख्तरबंद गाड़ियां हैं, या ये बोल सकते हैं कि चलता फिरता एक टैंक है, जो जिसके पास छोटे गन से लेके बड़े गन से लेके मिसाइल
मिसाइल लॉन्चर से शुरू करके एयर डिफेंस सिस्टम तक इसमें होता है। बस इसमें एक चीज ये है कि जैसे कि बड़े बड़े शिप में आपको ये देखने मिलता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर सकते हैं, वो इसमें नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये जो यूएस के जो 3 डेस्ट्रॉयर थे वो इस एरिया को पास करने का कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो पूरा एरिया था वहां से भर के फायरिंग उन 3 डेस्ट्रॉयर्स की ओर किया जाता है। और जब ये 3 शिप्स पार कर रहे थे तो क्या हुआ कि यूएस ने जो एस्कॉर्ट करने के लिए इनके ऊपर से, मतलब ये लगा लीजिए कि ये 2 पहाड़ है और ऊपर ये नीचे से पास कर रहे हैं, तो यहां से जब हमला होगा ये लोग तो इसको अटैक करके इसको, मतलब ये लगा लीजिए कि खुद की तरफ जो हमला हो रहा है उसको तो रोक देंगे, पर इनको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। तो यूएस ये प्लान करता है कि इसके ऊपर से वो अपना फाइटर जेट उड़ाएगा और जहां से फायर आ रहा है उसको जाके डिस्ट्रॉय करेगा। तो वैसा ही होता है, जैसे ही वो अटैक करने का कोशिश करते हैं ड्रोन से, मिसाइल से, तो ये उसको तो अपने एयर डिफेंस से मार देते हैं और जहां से अटैक हो रहा था उसको यूएस का जो एयरफोर्स था उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो ये जो 2 लोकेशन पे थे, कासिम आइलैंड और बंदर आवास पे। तो जिसका नोटिफिकेशन सुबह सुबह बाहर आ जाता है, जहां ये बोला जाता है कि यूएस के जो 3 शिप्स थे, डिस्ट्रॉय थे, यूएसएस ट्रुक्सन, यूएसएस मेसन एंड यूएसएस राफेल, जो कि इस एरिया को पास करने का कोशिश कर रहे थे, तभी यूएस के ये जो डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया, जिसको मिटिगेट करने के लिए यूएस की तरफ से भी हमला किया गया। और उसमें यह देखा गया कि यूएस ने वो जो जहां से हमला हो रहा था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब हम अभी ये बोल सकते हैं कि यूएस का जो डिस्ट्रॉयर थे वो आज के दिन गल्फ ऑफ ओमान से जो ईरान का जो ब्लॉकेट था उसको हटा के इस पर्शियन गल्फ में पहुंच गए। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो स्टेप्स जब देखता है सऊदी अरब कि यूएस इस चीज में सक्सेसफुल हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेट था उसको तोड़ने में सक्सेसफुल हो गया है, तो तभी सऊदी अरब का टोन चेंज हो जाता है, या ये बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का टोन चेंज हो जाता है और वो अचानक से यूएस के सपोर्ट में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि यूएस अभी सऊदी अरब का जो एयर स्पेस है उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यूएस ने जो हमला किया, आप ये लगा लीजिए कि यूएस से ज्यादा दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन कि ईरान सिर्फ इजराइल और यूएस से बदला नहीं ले रहा, वो आज के दिन कहीं ना कहीं दुनिया के जो जितने भी देश है, उस भले ही वो मित्र हो जाए या उसके दुश्मन हो जाए, हर देश से कहीं ना कहीं बदला लेता हुआ हमको नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है वो तो यूएस के ऊपर उसके एक भी मिसाइल नहीं पहुंच रहे, ना कि यूएस के वो कुछ भी एक शिप को डुबा पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल के ऊपर तो वो अटैक भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो उनको रास्ते में ही मार गिरा रहे। उसके बदले वो क्या किया, यूएस के जितने भी फ्रेंडली नेशन थे, भले ही मतलब वो भी मुस्लिम नेशन थे जो कि ईरान को एक टाइम पे सपोर्ट भी करते थे और ईरान को बचाने का वो हर कोशिश किए। जैसे कि आपको पता है कि वो अपने एयर बेसेस का एक्सेस भी नहीं दिए हैं यूएस को, जैसे कि आपको याद है कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर और यहाँ तक सऊदी अरब के ऊपर, जो कि आज तक ईरान को मुस्लिम कंट्रीज के नाम पे हेल्प करते आए हैं, उनके ऊपर तक वो हमला कर देता है। जहां अभी तो आज के दिन अगर हम यूएई का अगर रिपोर्ट देखा जाए, लगभग यूएई का ये मानना है कि 2800 के करीब आज के दिन ईरान की तरफ से उसके ऊपर हमला हो चुके हैं, जो कि मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता। और वो ईरान ही वो देश था जो कि यूएस के साथ पंगा लेने में बैठा हुआ था, क्योंकि ये देश तो यूएस से तो पंगा नहीं ले रहे हैं, वो तो अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में लगे हुए हैं, अपने ऑयल्स बेचने में लगे हुए हैं। इसको ये जो ईरान था इसको ही तो पड़ा हुआ था कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, वही जाके पैलेस्टीन बचाएगा। ना आज के दिन ना पैलेस्टीन बच रहा है, ना आगे जाके ईरान बचेगा, क्योंकि ये जो आज के दिन जो इकोनॉमिक हालत हो रहा है और जो इस इकोनॉमिक हालत के पीछे ये जो ईरान जो आज के दिन जो हरकत कर रहा है, जिस कंट्री के भरोसे बैठ के कर रहा है, वो जो पुतिन और शी जिनपिंग है, मतलब ये लगा लीजिए कि रशिया और चाइना है, वो आगे जाके एक वीटो के अलावा वो कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करने वाले। आगे जाके ईरान के लोगों को ईरान के गवर्नमेंट से ही आंसर मांगना पड़ेगा और ईरान का जो गवर्नमेंट है उनको ही ईरान के लोगों को आंसर देना पड़ेगा कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, मतलब उनके साथ जो आज के दिन जो हालत हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वो तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा ईरान करने का क्या कोशिश कर रहा है। पर अभी आगे देखते हैं कि ये ब्लॉकेट कितने देर तक खोल के रख पाता है यूएस, और ये जो 1600 शिप्स जिनको कि आज के दिन होस्टेज बना के ईरान रखा हुआ है, क्या उनको पास करने में यूएस सफल होता है या ईरान कुछ और टैक्टिक्स लगाता है या इस वॉर को फैलाने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान इस चीज को लेकर कितना सफल होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कितना मीडिएशन में सक्सेसफुल हो रहा है। और जैसे भी होगा हम उसके बारे में बात तो करते रहेंगे, उसके बारे में हम वीडियो तो लेके आते रहेंगे। आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। और तब तक अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे ऐसे जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंटेंट लेके आता रहता हूं। टिल देन, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।